आशा है अब तक आपने हमारे वीडियो देखे होंगे जो हमने भारतीय संविधान पर बनाए हैं, और निश्चित रूप से आपको लाभ हुआ होगा और आपको अंतर भी समझ में आ रहा होगा। वास्तव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम जब पढ़ाते हैं तो हम इस बात का ध्यान में रखते हैं कि आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हों, तो चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम हो, तो आपको प्री मेंस और इंटरव्यू से संबंधित चीज़ें आपको कवर हो जाएं। भारत के संविधान में कई ऐसे भाग हैं कि जिनके संबंध में अगर बहुत ज़्यादा ना पढ़ाया जाए और थोड़ा पढ़ाया जाए तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन कुछ भाग या कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनके बारे में आपको सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, अपितु भारत के एक नागरिक की हैसियत से जानना चाहिए। वो चीज़ें भी जाननी चाहिए जो भले ही परीक्षा में न पूछी जाएं, लेकिन वो आपको भारत का एक जिम्मेदार नागरिक बनाती हूँ। और इसी तरीके का भारत के संविधान का अध्याय है 2 और भाग है नागरिकता। वास्तव में अगर आप देखेंगे तो अगर हम राजनीति विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जो राज्य होता है, स्टेट जो होता है, उसके 4 प्रमुख तत्व होते हैं। कौन कौन प्रमुख तत्व होते हैं? यानी किसी को हम तभी राज्य कहते हैं जब एक उसका राज्य क्षेत्र हो, नंबर 2 मतलब एक राज्य क्षेत्र हो, टेरिटरी हो, दूसरा सरकार हो यानी गवर्नमेंट हो, तीसरा तत्व है प्रभुसत्ता यानी सॉवरेंटी, और चौथा तत्व है राज्य क्षेत्र में निवास करने वाला मानव समुदाय। ये 4 अनिवार्य तत्व हैं राज्य के। अगर कोई इनमें से एक भी शर्त को पूरा नहीं करता तो वो राज्य कहलाने का हकदार नहीं होगा। उदाहरण के लिए भारत जब तक उसका अपना संविधान नहीं था तब तक भारत प्रभुता संपन्न नहीं था, यानी भारत में एक राज्य क्षेत्र था, एक सरकार थी और राज्य क्षेत्र में निवास करने वाला एक मानव समुदाय था, लेकिन चूंकि प्रभुसत्ता नहीं थी इसलिए हम एक राज्य नहीं थे। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हो गया तो हम एक राज्य बन गए, क्योंकि हमने इस शर्त को भी पूरा कर दिया। इस तरीके से राज्य के ये 4 आवश्यक तत्व हैं, अनिवार्य तत्व हैं। इनमें से एक भी अगर अनुपस्थित है तो फिर वो राज्य नहीं है। राज्य के जो 4 अनिवार्य तत्व मैंने बताया उसी में से अंतिम था राज्य क्षेत्र में निवास करने वाला मानव समुदाय। वास्तव में किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने वाला जो मानव समुदाय होता है उसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यह आपको जानना आवश्यक है कि जरूर नहीं है कि निवास करने वाला संपूर्ण मानव समुदाय उस देश का नागरिक हो, उस राज्य का नागरिक हो। यानी हमारे देश भारत में, राज्य भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो हमारे भारत के नागरिक ना हों। अधिकांश लोग भारत के नागरिक ही होंगे। वो क्या होंगे? वो भारत में निवास करने वाले व्यक्ति मात्र होंगे, वो नागरिक नहीं होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि व्यक्ति और नागरिक में कुछ बेसिक डिफरेंस होता होगा। व्यक्ति और नागरिक में एक बेसिक डिफरेंस होता होगा। व्यक्ति और नागरिक में बेसिक डिफरेंस क्या है? वास्तव में नागरिक वो होता है जो राज्य का पूर्ण सदस्य होता है और राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है। जो पूर्ण सदस्य होता है पूर्ण निष्ठा रखता है। जब वो राज्य का पूर्ण सदस्य है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसे राज्य के द्वारा सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी, संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नागरिक नहीं है उसे वो समस्त अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, बहुत सारे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों को धारण नहीं कर सकता।
वो भारत में उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। और भी आप देखेंगे, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नागरिक वो होता है जो व्यक्ति से ऊपर होता है। नागरिक वो होता है जिससे राज्य अपेक्षा करता है कि वो अपने समस्त अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने सभी दायित्वों का, कर्तव्यों का भी पालन करे। एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक वही होता है जिसे अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान हो। वही वास्तव में जिसको हम लोग कहते हैं सभ्य नागरिक, सिविलाइज्ड सिटीजन जो होता है, वही होता है जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान रखे। इसलिए नागरिक होना वास्तव में गौरव की बात है, गर्व की बात है कि हम फला देश के नागरिक हैं। भारत में आप देखेंगे कि जो नागरिकता है वो अन्य संघीय राज्यों से थोड़ा भिन्न है। कैसे? भारत आप जानते हैं कि भारत एक संघ राज्य है और अधिकांश संघ राज्यों में दोहरी नागरिकता है। संघ की अपनी नागरिकता है और राज्यों की अपनी नागरिकता है। लेकिन जैसा हमने बताया कि भारत संघ तो है, लेकिन एक विशिष्ट प्रकार का संघ है। भारत का जो संविधान है अनेक प्रकार की विशेषताओं और विविधताओं से भरा हुआ है। और इसीलिए इसकी एक विशेषता ये भी है कि भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, यानी भारत में सिर्फ संघ की नागरिकता है, राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। हम जब नागरिक हैं तो सिर्फ भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं हैं। और भारत के प्रत्येक राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं। किसी भी राज्य के नागरिक के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव या ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है जो अन्य राज्य के नागरिक को ना हो। जम्मू कश्मीर के बारे में अपवाद जरूर था, लेकिन अब वो भी समाप्त हो गया है। चूँकि नागरिक होना एक गौरव की बात है और जो हम आपको बता रहे हैं अभी तक कि वास्तव में ऐसे ही नहीं है कि सभी देश के नागरिक हो जाएंगे। तो वास्तव में देश का नागरिक कौन होगा, इसके संबंध में कुछ व्यवस्थाएं हमारे संविधान द्वारा की गई और संविधान ने अपनी कुछ जिम्मेदारियां आने वाले समय पर छोड़ दी और संसद को यह अधिकार दे दिया था कि वो आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार नागरिकता के संबंध में कानून बना ले। जो भारत के संविधान का भाग 2 है और उसमें अनुच्छेद 5 से 11 है, वो वास्तव में नागरिकता के संबंध में विशेष प्रावधान करता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं हम अनुच्छेद 5 पर। अनुच्छेद 5 क्या है? अनुच्छेद 5 बताता है कि वास्तव में भारत के संविधान के प्रारंभ की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 को कौन भारत का नागरिक होगा और कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। संविधान का जो अनुच्छेद 5 है वो कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत में अधिवास, ये कुछ संवैधानिक शब्द हैं जिनसे आपको फैमिलियर हो जाना पड़ेगा। भारत में अधिवास हो और जिसका जो जन्म है वो भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, यानी अधिवास हो और उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, या अगर उसका जन्म भारत के क्षेत्र में नहीं हुआ है तो उसके माता या पिता का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, या मतलब अगर ये शर्त भी पूरी नहीं कर रहा है तो एक तीसरी शर्त भी लगा दी गई कि अगर वो व्यक्ति इस संविधान के प्रारंभ के ठीक 5 वर्ष पहले तक भारत का मामूली तौर पर निवासी रहा है तो वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो एक तरीके से अनुच्छेद 5 ये बताता है कि संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक कौन होगा, और उसके लिए बता दिया गया है कि तीनों में से कोई भी एक शर्त अगर कोई व्यक्ति 26 नवंबर 1949 को पूरा कर रहा था तो वो 26 नवंबर 1949 को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब आते हैं हम अनुच्छेद 6 पर।
अनुच्छेद 6 भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में बताता है जो पाकिस्तान से भारत आए। आप जानते हैं कि जब विभाजन हुआ था तो बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आ गए थे। ये अनुच्छेद 6 ये बताता है कि वास्तव में पाकिस्तान से आने वाले जो लोग हैं उनकी नागरिकता किस तरीके की होगी। तो जो अनुच्छेद 6 है वो ये बताता है कि पाकिस्तान से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। कब समझा जाएगा? यदि वह स्वयं या उसके माता पिता या उसके पितामह या पितामही या उसके मातामह या मातामही, मतलब उसके माता पिता में से कोई या बाबा दादी में से या नाना नानी में से कोई व्यक्ति उस भारतीय क्षेत्र में जन्मा हो जो भारतीय क्षेत्र 1935 के एक्ट में दर्शाया गया है। यानी 1935 के एक्ट में जो भारत दर्शाया गया है, उस एक्ट में जो भारत दर्शाया गया है उस क्षेत्र में अगर इनका जन्म होता है तो भारत के नागरिक होंगे। लेकिन शर्त ये है कि वो व्यक्ति 19 जुलाई, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि क्या कहता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है कि अनुच्छेद 5 के होते हुए भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत माइग्रेट हो रहा है, आ रहा है, वो व्यक्ति भारत का नागरिक इस संविधान के प्रारंभ पर यानी 26 नवंबर 1949 को माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई या पितामह पितामही में से कोई या मातामह मातामही से में किसी का जन्म उस भारत में हुआ होगा जिसका जिक्र 1935 का एक्ट करता है। लेकिन शर्त यह है कि वो 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आ गया हो। 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आ गया हो। और अगर वो 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत नहीं आ पाता है और उसके बाद में भारत आया है तो फिर ये कहा गया है कि वो तभी भारत का नागरिक समझा जाएगा जब वो भारत सरकार के द्वारा नागरिक के रूप में रजिस्ट्री कृत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए आवेदन देता है और सम्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो अधिकृत अधिकारी उसको भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड कर लेता है। लेकिन ये भी शर्त लगा दी गई है कि तभी ऐसा करेगा जब उसने आवेदन देने से पहले 6 महीने पहले तक भारत में रहने की शर्त पूरी की हो। यानी अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 या उसके बाद पाकिस्तान से भारत आता है और वो चाहता है कि उसे भारत की नागरिकता दे दी जाए तो वो सरकार के द्वारा इस काम के लिए अधिकृत व्यक्ति को आवेदन दे। लेकिन आवेदन देने के ठीक 6 माह पूर्व वो भारत में मामूली तौर पर निवासी रहा हो। अगर ये शर्त पूरी करता है तो फिर उसे भारत का नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 7 है। अनुच्छेद 7 उन व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है जो भारत से पाकिस्तान चले जाते हैं। और इसमें कहा गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भारतीय पाकिस्तान माइग्रेट हो जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। अब आता है अनुच्छेद 8। हम ये भी जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारे लोग भारत के बाहर विदेशों में रहते थे। संविधान निर्माताओं ने ऐसे लोगों के बारे में भी व्यवस्था की है और ये कहा है
अनुच्छेद 8 में कि कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता या उसके पितामह या पितामही या उसके मातामह या मातामही, इनमें से कोई भी 1935 के एक्ट में परिभाषित भारत में जन्मे थे और वो भारत की नागरिकता चाहते हैं, यानी भारत में जन्मे थे लेकिन अब वो विदेश में रह रहे हैं, और अगर वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो उन्हें सरकार के द्वारा नियुक्त या सरकार के द्वारा इस कार्य के लिए जो हमारा जो भारतीय दूतावास है उसमें नियुक्त जो राजनयिक होते हैं या जो काउंसुलेट होते हैं, उनको इस हेतु आवेदन करते हैं और उस राजनयिक के द्वारा या काउंसुलेट के द्वारा वो जो है वो ऐसा कर दिया जाता है, यानी उन्हें भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर कर दिया जाता है, तो फिर वो भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि उन्हें जो है वो 1 वर्ष के भीतर, यानी अपनी पैदा होने के 1 वर्ष के भीतर जो है उन्हें इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। अब आते हैं हम अनुच्छेद 9 पर। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की यानी विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो भले ही हमने नागरिकता के संबंध में 5 और 6 और 8 में कितने भी प्रावधान क्यों ना कर रखे हों, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत के अलावा किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, यानी भारत की नागरिकता छोड़ देता है, तो वो फिर भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अब आते हैं हम उस महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर जिसने संसद को तमाम अधिकार दिए कि वो समय समय पर नागरिकता के संबंध में कानून बनाए, और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के द्वारा भारतीय संविधान ने संसद को अधिकार दिया कि वो नागरिकता के अर्जन एवं समापन तथा अन्य किसी भी विषय पर समय और परिस्थिति के अनुसार जो भी आवश्यक समझे वो कानून बना दे, और आप देखेंगे कि संसद ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए सिटीजनशिप एक्ट यानी नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, और इस एक्ट में 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में संशोधन किए गए। तो 1955 का जो मूल एक्ट था और इसके बाद समय समय पर जो संशोधन किए गए, उसके बाद जो स्थिति बनी है उसी का मैं संक्षेप में यहाँ वर्णन करूँगा। और आप देखेंगे कि ये एक्ट कहता है कि कोई भी व्यक्ति 5 प्रकार से भारत का नागरिक बन सकता है। कैसे बन सकता है? 5 प्रकार से मुख्य रूप से भारत का नागरिक बन सकता है। एक है जन्म द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है वो। दूसरा है अवजनन, ये थोड़ा ट्रांसलेशन होता है चूँकि अंग्रेजी से हिंदी में, इसका आशय वास्तव में ये है, अगर उसका हम करें कि वंशानुक्रम या रक्त संबंधों के आधार पर बन सकता है वो। तीसरा है रजिस्ट्रीकरण के द्वारा वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है भारत की। चौथा है देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, नेचुरलाइजेशन के द्वारा। और पांचवा है किसी भूभाग के अर्जन द्वारा भी कोई भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इस तरीके से 1955 के एक्ट में ये 5 मुख्य रूप से तरीके बताए गए हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, जिसमें सबसे पहले हम आते हैं जन्म के द्वारा भारत की नागरिकता पर। 1955 का एक्ट कहता है कि 26 जनवरी
1950 या उसके बाद, बहुत ध्यान सुनिएगा इसको, एक नागरिक के रूप में, भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपको पता होना चाहिए कि कब कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है और कब व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। तो 26 जनवरी 1950 को जन्म लेने वाला या उसके बाद जन्म लेने वाला, लेकिन 1 जुलाई 1987 के पूर्व, यानी अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को होता है या उसके बाद होता है, लेकिन 1 जुलाई 1987 के पूर्व होता है, तो मात्र एक शर्त पूरी होने पर, यानी अगर उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है तो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात है। 1955 का कहता है कि अगर उसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पूर्व अगर होता है, तो मात्र एक शर्त पूरी करता है, अगर वो कि जन्म द्वारा, अगर उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पूर्व होता है, तो जन्म के द्वारा वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। बाद में हमने आपको बताया था कि हम जो पढ़ा रहे हैं, चेंजेस के बाद जो स्थिति बनी वो पढ़ा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसके बाद का क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 उसके बाद हुआ तो उसका क्या होगा, तो उसके लिए व्यवस्था कर दी गई और ये कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 या उसके बाद, लेकिन नागरिकता संशोधन विधेयक, यानी संशोधन जो था 2003 के पूर्व होता है, तो तभी उसको भारत का नागरिक माना जाएगा कि जब उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक होगा। अब प्रश्न आना चाहिए स्वाभाविक कि चलिए, तो 3 तक व्यवस्था कर दी गई। अगर किसी व्यक्ति का जन्म नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 जिस दिन लागू होता है उस दिन या उसके बाद होता है तो क्या होगा, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई और कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के दिन और उसके बाद में होता है, तो वो तभी माना जाएगा जब जन्म के समय उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों, दोनों भारत के नागरिक हों, या दोनों में से अगर कोई एक भारत का नागरिक हो तो दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ऐसा क्यों किया गया? आपने देखा होगा कि इतना आप समझ गए होंगे कि ये जो दोनों व्यवस्थाएं थी वो बाद में संशोधन करके जोड़ी गई। यानी शुरुआत में जब 1955 का एक्ट बना तो सिर्फ यही था कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्म लेने वाला भारत में, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। लेकिन देखा गया कि ये शर्त ठीक नहीं थी। भारत में ऐसे बहुत से व्यक्तियों का जन्म हुआ जिनके माँ बाप का व्यक्तित्व, कृतित्व, चरित्र ऐसा था कि उनके बेटे को भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए नागरिकता संशोधन 1986 किया गया और कुछ शर्तें जोड़ी गई। यानी ये शर्त जोड़ी गई कि तभी किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। लेकिन बाद में ये देखा गया कि इससे भी हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, अभी भी गड़बड़ियाँ हो सकती थी। तो फिर ये कह दिया गया कि दोनों में से या तो दोनों नागरिक हों या कम से कम एक नागरिक हो, तो दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। तो इस तरीके से जन्म के द्वारा नागरिकता के संबंध में आज की तारीख में यही प्रावधान है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हमने आपको बताया नागरिकता प्राप्त करने के लिए, वो है अवजनन। अवजनन जिसको हमने बताया था वंशानुक्रम के द्वारा या रक्त संबंध के द्वारा भारत की नागरिकता
प्राप्त करने के लिए। वास्तव में ये उन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था थी जो वास्तव में कभी ना कभी भारत के नागरिक रहे थे और आज की तारीख में वो अब विदेश में रह रहे हैं। और इसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद विदेश में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा अगर जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक थे। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और ये जो शर्त थी उसको 1 दिसंबर 92 तक के लिए किया गया। यानी अगर हम संशोधन के बाद इसको मिला के पढ़ें तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद होता है लेकिन 1 दिसंबर 1992 के पूर्व होता है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा अगर उसके जन्म के समय उसके पिताजी भारत के नागरिक हैं। लेकिन 1 दिसंबर 1992 या उसके बाद जन्म लेने वाला विदेश में कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में कोई भी भारत का नागरिक था। तो इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर यानी विदेश में होता है तो वो अवजनन के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर, दूसरे शब्दों में रक्त संबंध के आधार पर वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है अगर वो इन शर्तों को पूरा करता है। लेकिन शर्त ये है कि उसे इस प्रकार की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा उसके देश में इस कार्य के लिए अधिकृत अधिकारी के यहाँ जन्म के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना पड़ेगा और अगर वो अधिकारी संतुष्ट हो जाता है और उसे नागरिक के रूप में रजिस्टर कर लेता है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। अब आते हैं पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकती है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी नहीं है यानी अवैध प्रवासी को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है जिसके लिए कई आधार दिए गए हैं। पहला तो ये है कि कहा गया है कि भारतीय उद्भव का या भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन देने की तिथि से 7 वर्ष तक मामूली तौर से भारत का निवासी है वो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है और उसे ऐसी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। दूसरा ये है कि अविभक्त भारत जो था यानी जिसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था, वो जो उसके बाहर का, उससे बाहर रहने वाला यानी वो व्यक्ति भारत का ना हो, पाकिस्तान का ना हो और मतलब यहाँ का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का ना हो, किसी अन्य देश का हो, और अगर वो भारत की नागरिकता की मांग करता है तो रजिस्ट्रीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता उसे प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक से विवाह कर लेता है और 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता
प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रमंडल देशों से संबंधित कोई व्यक्ति जो भारत में रह रहा है या भारत सरकार की नौकरी कर रहा है, उससे भी रजिस्ट्रीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ऐसे आप अल्पवयस्क बच्चे या नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता जो हैं वो भारतीय हैं, उनको भी भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। इसके बाद आता था देशीकरण प्रमाण पत्र। देशीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर भारत की नागरिकता, जो नागरिकता अधिनियम है उसमें एक अनुसूची है जिसको बोला जाता है अनुसूची तरतीब। तो अनुसूची तरतीब में देशीकरण के द्वारा या नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की कुछ शर्तें दी गई हैं, कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। अगर उनको सेटिस्फाइड करता है कोई व्यक्ति तो देशीकरण के द्वारा वो व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और अंतिम था, अगर भारत में किसी क्षेत्र का विलय कर लिया जाता है तो विलय की तिथि से उस क्षेत्र के सभी निवासी स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि दमन द्वीप को भारत में मिलाया गया, गोवा को भारत में मिलाया गया, सिक्किम को भारत में मिलाया गया। तो इन सब क्षेत्रों के निवासी विलय की तिथि से ही भारत के नागरिक हो गए। और इस तरीके से हम देखेंगे कि भारत का जो नागरिकता अधिनियम है 1955 और उसमें जो संशोधन किए गए, उसके बाद ये 5 तरीके थे जिनके आधार पर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि भारत की नागरिकता की बर्खास्तगी कैसे हो सकती है, कैसे भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो उसमें भी भारत इसी जो एक्ट है 55 का, इसी में मुख्य रूप से 3 तरीके दिए गए हैं कैसे किसी व्यक्ति भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। एक तो ये है कि कोई व्यक्ति स्वयं भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की यानी विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और जो तीसरा है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार, जब तो तीसरा है उसमें कई सब पॉइंट हैं कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर रह रहा है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। यदि ये साबित हो जाए कि वो अवैध तरीके से उसने नागरिकता प्राप्त की है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अगर वो हमारे देश के संविधान का अनादर करता है तो भी उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति की भारत में नागरिकता कब समाप्त हो सकती है, तो एक शर्त तो वही है कि वो स्वयं नागरिकता का त्याग कर दे। दूसरी शर्त यह है कि वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति भारत का भी नागरिक बना रहे और किसी अन्य देश का भी नागरिक बना रहे। और तीसरा ये है कि भारत के इस एक्ट में वो 4 कंडीशन और दी गई हैं तीसरे बिंदु के रूप में। और वो है, आपको पता ही है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर रह रहा है, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, या पता चल जाए कि उसने अवैध तरीके से नागरिकता प्राप्त की है, या वो संविधान का अनादर कर रहा है, तो भी सरकार को अधिकार है कि उसकी नागरिकता छीन ले। तो ये तो नागरिकता अधिनियम 1955 और समय समय पर जो संशोधन हुआ उसके आधार पर कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। इनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कभी किसी एग्ज़ाम में ना पूछी जाएं, लेकिन भारत के जागरूक और सभ्य नागरिक होने के नाते आपको सारी जानकारियाँ पता होना चाहिए। ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि वास्तव में हम में और अन्य व्यक्तियों में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी चर्चा उस पर कर देते हैं जो भी 2019 में जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल पारित हुआ, जिसको लेकर के भारत के चारों तरफ बहुत जो है वो बवाल मचा। बहुत सारे लोगों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया। वो ये था कि जैसा कि
नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 था संशोधित जो था, जिसमें हमने बताया था आपको कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी अवैध प्रवासी को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती। आपने देखा था, लास्ट में हमने बताया था कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 है, उसमें भी ये कहा गया था कि कोई व्यक्ति जन्म के समय तभी भारत का नागरिक होगा जब उसके या तो दोनों माता पिता भारत के नागरिक हों या एक भारत का नागरिक हो तो दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। इसका मतलब 1955 का जो एक्ट है उसको लेकर के जो संशोधन, उन सब को अगर हम एक साथ पढ़ें तो आज की तारीख में ये था कि जो अवैध प्रवासी हैं वो भारत के नागरिक ऐसे ही नहीं हो जाएंगे। तो अभी 2019 में एक संशोधन किया गया और मुख्य रूप से संशोधन उन लोगों को ध्यान में रखते हुए किया गया जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में भारत में आए थे और एक लंबे अरसे से शरणार्थी शिविरों में अमानवीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। और ये सब वो व्यक्ति थे जो इन देशों में धार्मिक आधार पर अत्याचार का शिकार थे। ये सारे इन देशों में अल्पसंख्यक थे, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। ये 6 समुदाय के लोग इन देशों में अल्पसंख्यक थे और यहाँ घोर धार्मिक प्रताड़ना का शिकार थे और भारत में बहुत दिनों से अमानवीय या नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। भारत सरकार ने एक तरीके से आगे आकर के इन अमानवीय वातावरण में रहने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 पास कराया और इसके आधार पर इन जो अवैध प्रवासी थे इनको नागरिकता देने के संबंध में कुछ परिवर्तन किए गए। और परिवर्तन ये किया गया कि 31 दिसंबर 2014 के पूर्व इन देशों से भारत आने वाले इन 6 समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी अगर ये 7 वर्ष से भारत में रह रहे हैं। जो पहली अवधि 12 वर्ष की थी, इसको घटा दी गई, अब इसको 7 वर्ष कर दिया गया। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं मोटे तौर पर कि 31 दिसंबर 2014 से पूर्व उन सभी 6 समुदायों को लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी जो भारत के शरणार्थी शिविरों में वर्षों से अमानवीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने, विशेष करके हमारे मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने और नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो समता का अधिकार देता है उसका उल्लंघन माना और इसका विरोध किया। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक चश्मे से देखा कि इन देशों से आने वाले मुसलमान भाइयों को ये इस एक्ट के, इस संशोधन का लाभ क्यों नहीं दिया गया। तो आप लोग खुद समझदार हैं, आप देखेंगे कि वहाँ से आने वाले जो मुस्लिम भाई हैं वो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर के हमारे देश में नहीं आए हैं, लेकिन ये 6 समुदाय के लोग धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर के भारत में आए थे। रही इन लोगों को चिंता की तो अधिकांश लोग इनमें अपने अपने राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों से ग्रसित हैं। किसी को लगता है कि इससे हमारे आर्थिक हित प्रभावित होंगे तो किसी को लगता है इससे हमारे राजनीतिक हित प्रभावित होंगे। वस्तुतः ऐसे लोगों को जो धार्मिक आधार पर सताए गए हों और हमारे अपने देश के ही कभी नागरिक रहे हों, बंटवारे से पहले ये या इनके जो पूर्वज थे हमारे देश के नागरिक रहे हों, और अगर उनको इस तरीके से किसी देश में सताया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है, उन्हें किसी भी तरीके से इज्जत के साथ जीने नहीं दिया जा रहा है, तो ये भारत सरकार का धर्म था। और बहुत सारी सरकारें, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, ऐसा अपने नागरिकों की रक्षा के लिए ऐसा करते ही रही हैं कि भारत सरकार का धर्म था कि वो आगे आए और इन लोगों को एक सभ्य समाज का सभ्य नागरिक
होने का गौरव प्रदान करे, और भारत सरकार ने यही किया जो सर्वथा उचित है। थैंक यू।